हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया। तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग अपनी जो सीरीज चल रही है गोल्डन क्वेश्चन सीरीज, उसी के चलते बायोकेमिस्ट्री का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है एंजाइम। आज हम उसके बेस्ट 10 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं और इन 10 क्वेश्चंस में आपका पूरा चैप्टर ही कंप्लीट होने वाला है। शुरुआत करते हैं और आगे चलने से पहले आप लोग अभी तक अगर फार्मेसी इंडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ नहीं जुड़े हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक गिवन है। इसी के साथ ही साथ आज की इस क्लास का पूरा पीडीएफ नोट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, उसकी भी लिंक प्रोवाइड की गई है, तो वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं क्लास में। देखिए, पहला क्वेश्चन आज की इस सेशन का ये रहा। मैच द फॉलोइंग एंजाइम क्लासिफिकेशन विद देयर रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर आपको ये जो पूरा क्लासिफिकेशन होता है आपका OTHLIN सारे दिए हुए हैं, साथ ही साथ उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो उनके साथ आपको ये मैच करना है। देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, हल्की सी ट्रिक है। OTHLIL इतनी आसानी से आप लोग सारे के सारे क्लासिफिकेशन याद कर लेते हैं, है ना। सवाल उठता है कि एग्जाम्पल कैसे याद रखो। देखो, दो तीन एग्जाम्पल तो ऐसे ही होते हैं कि उनके नाम में सब कुछ छुपा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं ऑक्साइडो रिडक्टेज की बात करूं तो क्या लगता है आपको, क्या होगा यहाँ पर? सक्सिनेट थायोकाइनेसिस नहीं, एस्ट्रेज पेप्सिन यूरिएज नहीं, साइटोक्रोम ऑक्साइडेज डी अमीनो एसिड ऑक्साइडेज। मिल गया आंसर। फर्स्ट का होना चाहिए थर्ड, चलिए फर्स्ट का होना चाहिए थर्ड, ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। क्लियर, मैच कर लीजिए, सारे मैच कर लीजिए। ट्रांसफरेजेस क्या होगा? देखिए, फॉस्फोराइलेजेस, ट्रांसमिथाइलेजेस, है ना, नाम में ही सारी चीजें आ रही हैं, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो जो आपका हाइड्रोलाइसिस होता है वो पानी की प्रेजेंस में आपके जो बॉन्ड्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे पेप्सिन होता है, जैसे यूरियाज होते हैं, है ना, यूरिएज होते हैं, तो इनके प्रेजेंस में जो आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, इन्हीं की प्रेजेंस में आपका जो बॉन्ड है वो टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज लाइएजेस। लाइएजेस का क्या होना चाहिए? लाइजेजेस का जो सही ऑप्शन हो जाएगा दैट इज एल्डोलेज एंड फ्यूमरेज। इसके बाद आइसोमरेज, जो कि बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल की जाती है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा देखिए कीटो आइसोमरेज, रेटिनॉल आइसोमरेज, है ना। तो कुछ ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं जिनको आप देखकर ही सारी चीजें पहचान लेंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड। एक बार मैं आपको पूरी टेबल दे देती हूँ जिसके अंदर आपका ये टाइप, फिर उसका फंक्शन एंड कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑक्साइडो रिडक्टेज, नाम में ही सारी चीजें छुपी हुई हैं। ऑक्साइडेशन और रिडक्शन, इनमें जो हेल्प करेगा ऑक्साइडो रिडक्टेज होता है। एग्जांपल इसका पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। दूसरा होता है ट्रांसफरेजेस। अब ट्रांसफरेजेस का क्या मतलब है कि कोई एक ग्रुप्स को उठाकर दूसरे ग्रुप को देकर आ रहा होगा, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को या फंक्शनल ग्रुप को या किसी भी चीज को, है ना, वो क्या हो जाएगा आपका एक पूरा का पूरा ट्रांसफरेजेस। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा डीअमीनेशन, ट्रांसअमीनेशन, उसमें क्या किया जाता है, एक अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को उठाकर किसी दूसरे को दे दिया जाता है ना। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो है ट्रांसअमीनेस, या फिर ट्रांसअमीनेज। अमीनो ट्रांसफरेज भी इसी का एक और नाम है, अमीनो ट्रांसफरेज। क्लियर, समझ आया? सही है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि पानी की प्रेजेंस में बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं। एग्जांपल पेप्सिन, यूरिएज एक्सेट्रा। इसके बाद लाइएज, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इनके अक्रॉस में मतलब जो डबल बॉन्ड्स होते हैं इनको जोड़ेगा, डबल बॉन्ड हटाएगा, और अगर डबल बॉन्ड जोड़ेगा तो इनको हटाएगा। ये काम होता है लाइएजेस का। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आइसोमरेज। देखो, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ स्ट्रक्चरल शिफ्ट करते हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज रहने देते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल है फोस्फोग्लूकोम्यूटेज, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। लाइगेज जोड़ने का काम करेगा, ये लाइगेशन का प्रोसेस करता है, यानी कि दो टूटी हुई चीजों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। एग्जाम्पल है डीएनए लाइगेज। क्लियर। तो ये 6 क्लासेस है आपके एंजाइम की जो आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत ही एंजाइम चैप्टर की इन्हीं से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम एक्टिविटी इज ऑफन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर नंबर। जी, हमें बिल्कुल पता है कि जो आपका एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो आप टर्नओवर नंबर से मेजर करते हैं। ठीक है, अब ये टर्नओवर नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस इज योर क्वेश्चन।
the rate of substrate conversion per enzyme molecule, the enzyme's molecular weight, the enzyme's pH optimum या फिर the enzyme's substrate specificity। देखिए ये तो नहीं होगा इनमें से एक भी, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका क्या होता है ये मैं एक बार ये समझा देती हूँ कि क्या मतलब है इसका। मान लीजिए कि आपका एक एंजाइम एक रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, ठीक है। अब एक रिएक्शन को कैटेलाइज का क्या मतलब है कि एक सबस्ट्रेट को वो कैटेलाइज कर रहा होगा, यही इसका मतलब है, ठीक है। तो यही इसका टर्नओवर नंबर हो गया, बस ये चीज आपको याद रखनी है। Turnover number is defined as the number of substrate molecules transferred per minute by a single molecule of enzyme when the enzyme is the rate limiting factor। ठीक है, रेट लिमिटिंग फैक्टर यानी कि अब मान लीजिए मेरे पास हम बहुत ही अच्छे दोस्तों का एक ग्रुप है ऐसा मानकर चलिए, ठीक है, और उनमें से एक दोस्त के पास बहुत कम पैसे हैं। तो अगर वो दोस्त अच्छे हैं वो क्या सोचेंगे कि जितना उसके पास पैसे हैं हम उसी के अकॉर्डिंग चीजें खर्च करें। तो उस ग्रुप में रेट लिमिटिंग फैक्टर कौन हो गया? जिसके पास कम पैसे हैं, है ना, क्योंकि सारी चीजें अब उसी के हिसाब से होगी। ऐसा ही होता है आपका एक एंजाइम, एंजाइम एक रेट लिमिटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा कि यही डिसाइड करेगा एक रिएक्शन की रेट को। क्लियर, समझ आया? और क्या होता है टर्नओवर नंबर? एक मिनट में जितने सबस्ट्रेट एक एंजाइम ने ट्रांसफॉर्म कर दिए वो होता है उस एंजाइम का टर्नओवर नंबर, जो कि उसके काम को दर्शाता है। क्लियर? नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग प्लाज्मा एंजाइम विद देयर रेफरेंस वैल्यूज इन डायग्नोजिंग ऑफ डिसीजेस। अब देखो बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं, थेराप्यूटिक फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस आपने सुना होगा एंजाइम्स की, बहुत सारे एंजाइम इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको यहाँ पर उनकी जो सीरम वैल्यूज होती है ना, रेफरेंस वैल्यूज जो होती है बीमारियों को डायग्नोज करने में, वो दी गई है, कुछ एंजाइम दिए गए हैं, उनके साथ आपको ये मैच करना है। अमाइलेज, मैं उसका काम भी आपको बताऊंगी, तो अभी बस ध्यान से सुनते जाइए। अमाइलेज, एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज, एल्केलाइन फोस्फेटेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और न्यूक्लियोटाइड फोस्फेटेज। ठीक है, मैं इसका आपको आंसर बताती हूँ, देन मैं इसके काम पर चलूंगी, तब आपको ये चीज क्लियर होगी। देखिए जो अमाइलेज होता है वो 30 to 150 पर काम करेगा, काम नहीं करेगा मतलब ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इसके बाद एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज जो होता है उसका जो होगा 10 to 50 होता है। क्लियर? ठीक है, इसके बाद अगर हम चले आगे तो जो आपका अल्केलाइन फोस्फेट है वो आपका 50 to 100 पर काम करता है। नेक्स्ट लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज होता है, इसकी वैल्यू 200 to 450 होती है। एंड जो आपका न्यूक्लियोटाइड फोस्फेटेज होता है इसका 2 to 10 होता है वैल्यू। क्लियर? डायग्नोज में सीरम डायग्नोसिस में इनकी वैल्यूज, रेफरेंस वैल्यूज बेसिकली। अब मैं आपको हर एक एंजाइम का काम बताती हूँ कि मतलब क्या पता चलता है इनकी वजह से। देखिए सबसे पहला जो हमारे पास आता है वह है अमाइलेज। अमाइलेज काम तो अलग है लेकिन यहाँ पर दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो अमाइलेज है इसकी एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि अगर ये इंक्रीज है तो क्या मतलब है इसका कि किसी ना किसी पर्सन को जिसका भी चेक हो रहा है उसको अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, सभी लोग जानते हैं अमाइलेज कहां से सिक्रेट होता है? आपके पैनक्रियास से सिक्रेट होता है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हाई आ जाती है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करता है पैनक्रियाटाइटिस, मतलब बहुत ज्यादा पैनक्रियाटाइटिस। एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज दैट इज AST या फिर इसी का एक और नाम है SGOT। देखिए या ये जो आपका SGOT है ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन और इसी के साथ ही साथ लिवर डिसीजेस के केसेस में बढ़ा हुआ दिखाई देता है। इसी तरीके से एल्केलाइन फोस्फेट भी है यानी ALP, ये कुछ बोन और लिवर डिसीजेस के अंदर बहुत ही इंक्रीजेस वैल्यू में दिखाई देता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज ये भी जो आपका मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस है, ल्यूकीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इन सारी प्रॉब्लम्स को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ आया? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो इसीलिए मैंने हर तरीके से क्वेश्चन बनाया है ताकि कुछ भी छूटे ना। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग सबस्ट्रेट विद देयर इनहिबिटर्स। अब ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ सबस्ट्रेट दिए गए हैं, उनके कुछ इनहिबिटर्स दिए गए हैं।
ठीक है, वो आपको मैच करना है। कैटेकोलमीन्स यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, चलिए नॉर एपिनेफ्रिन। इसके बाद नेक्स्ट, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, एसिटिल कोलिन, विटामिन के एंड एचएमजी CoA यानी कि एचएमजी को एंजाइम ए। देखिए आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, विटामिन के, इसको नहीं भूलना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो इनहिबिटर होता है दैट इज योर डाइक्यूमेरॉल, क्लियर, डाइक्यूमेरॉल, ये इसका इनहिबिटर होता है। देन चलिए डी का फर्स्ट मिला लेते हैं कि कहां पर डी का फर्स्ट, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो भी आपको लगता हो कि मुझे इसका आंसर सही पता है, उसको सबसे पहले चेक करिए, इनमें से जिस भी ऑप्शन को आपको पकड़ना है पकड़ लीजिए, फिर उसके बाद उसका ऑप्शन देखिए, जो सबसे ज्यादा मैच कर रहा होगा वो उसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए सबसे पहले हम कैटेकोलमीन्स की ही बात कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन रिलेट करने की कोशिश करिएगा, एपिनेफ्रिन एफिनेड्रिन, क्लियर, एम्फेटेमाइन, मैच कर पा रहे हो, तो ए का होना चाहिए सेकंड, देख लो भैया। अब या तो इसके अंदर तो है नहीं, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिल गया सही आंसर, क्लियर। देखिए इनहिबिटर क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनके सबस्ट्रेट होते हैं, और दो चीजें हैं, या तो उस रिएक्शन को कोई इनहिबिट कर रहा होगा, या तो उस रिएक्शन को कोई साथ दे रहा होगा, मतलब आगे चलने में हेल्प कर रहा होगा, उसकी रेट को बढ़ा रहा होगा। इनहिबिटर का काम है इनकी रेट को कम कर देना, है ना। मान लीजिए मेरे पास विटामिन के है, मैं उसको उसके पर्टिकुलर एक एंजाइम के साथ रिएक्ट करवा रही हूं, जो कि उसको आगे ले जाना चाह रहा है, उसकी रेट को बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन अब इनहिबिटर अगर आ जाता है ना, अगर इनहिबिटर आ जाता है, जैसे विटामिन के का जो इनहिबिटर होता है दैट इज डाइक्यूमेरॉल, अगर ये आएगा तो याद रखें कि इसकी रेट जो होती है रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली, वो कम हो जाएगी, है ना। अब मान लीजिए मेरी एक रिएक्शन नॉर्मली 1 मिनट के अंदर हो रही थी, अब वही रिएक्शन, सेम रिएक्शन 2 मिनट भी ले सकती है, 3 मिनट भी ले सकती है, 4 मिनट भी ले सकती है। तो ये मतलब होता है कि इसकी रेट को कम कर देना, जो कि काम है इनहिबिटर्स का, ठीक है। और अलग अलग इनहिबिटर्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, which of the following is true about Michaelis-Menten kinetics? This is very important. Michaelis-Menten kinetics. Okay, the Michaelis constant is defined as that concentration of substrate at which enzyme is working at maximum velocity. ठीक है, ये हम नहीं कह सकते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी पर, नोप, ये गलत है, क्योंकि जो केएम वैल्यू होती है, मिकाइलिस मेंटेन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, तो ये कैसे निकालते हैं हम देखिए। मान लीजिए कि मेरा एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, और इधर भी जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी बनाएगा, है ना। तो ये होती है आपकी रेट K1, ये होती है K2 एंड दिस इज K3, इन्हीं के सम का इज इक्वल टू क्या होता है Km वैल्यू। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वेलोसिटी दिखाता है, ये गलत है। इट डिस्क्राइब सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम, ये सही हो सकता है, क्योंकि जो आपका Km वैल्यू होता है, या फिर मैं कहूँ सिंपल कि मिकाइलिस मेंटेन काइनेटिक्स जो होता है, जिसके अंदर आप एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ते हैं कि किस तरीके से सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन आपके एक एंजाइम के काम को अफेक्ट करती है, ये सारी चीजें, है ना। अब इसके देखो ध्यान से पढ़ो, इट डिस्क्राइब सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम, देख रहे हो, दिखाई दे रहा है, सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम, सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम को डिफाइन करता है आपका मिकाइलिस मेंटेन काइनेटिक्स। तो ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी, ये बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। Can the Michaelis constant is defined as the dissociation constant of the enzyme? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। It assumes covalent binding occurs between enzyme and substrate. सही ऑप्शन यही होना चाहिए। It describes single substrate enzyme. चलिए बहुत बढ़िया, इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं डिटेल में, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पूरे चैप्टर में, ठीक है। चलो मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूं, जिसकी हेल्प से आप ये सारी चीजें समझ पाओगे। मैं इक्वेशन भी लिखवा दूंगी, वो जो कि पढ़नी ही पढ़नी, आपको याद करनी ही है, ठीक है। सबसे पहले कुछ पॉइंट है, तो उनको एक बार नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा।
Km वैल्यू क्या होती है? ये हर एक गिवन एंजाइम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, यानी हर एक एंजाइम की जो Km वैल्यू होती है वो अलग होती है। अब एक चीज याद रखिएगा कि जितनी कम Km वैल्यू होती है उतनी ज्यादा एफिनिटी होती है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच की, है ना। मान लीजिए कि किसी भी एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच का जो एफिनिटी है, जो बॉन्डिंग है, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, दूर नहीं होना चाह रहे वो, तो उसमें क्या होगा, उसकी Km वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। और उल्टा कर दो, एकदम ऑपोजिट कर दो, अगर मान लीजिए किसी भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की एफिनिटी बहुत वीक है ना, किसी ने कुछ कहा वो अलग हो जाते हैं, उसमें Km वैल्यू बहुत हाई मानी जाती है। इनवर्स रिलेशन होता है दोनों के बीच का। नेक्स्ट, फॉर मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम द Km वैल्यू आर इन रेंज ऑफ 10 की पावर 5 है, ये पावर में है ये वैल्यूज, एंड ये 10 की पावर 2 मोल्स होती है ना। मेजॉरिटी में यही है आपका, मतलब इसी रेंज के बीच में आपकी Km वैल्यू पड़ेगी मोस्टली एंजाइम्स के अंदर। एंड नेक्स्ट लास्ट, Km इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ये चीज कहां से हमने बोला, कैसे हमको ये चीज पता चली? तो देखो, मेरे पास एक इक्वेशन आती है, मिचालिस मेंटेन इक्वेशन, ठीक है। यही चीज आपको याद रखनी है क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये इक्वेशन? ये है मेरे पास v मेजर्ड वेलोसिटी, v मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मिचाइलिस मेंटेन कांस्टेंट प्लस सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसको आप फर्दर और भी ज्यादा इसको कैलकुलेट कर सकते हो, उसके अंदर नंबर्स वंबर्स डालकर कुछ भी आपकी मर्जी कर लीजिए, लेकिन जो इक्वेशन आपको याद रखनी है वो यही है। क्या? मेजर्ड वेलोसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी इनटू सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Km वैल्यू, यानी कि जो आपका मिचाइलिस मेंटेन कांस्टेंट है वो, प्लस सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। इसी इक्वेशन से मैंने ये बात लिखी है कि जो Km वैल्यू होता है दैट इज प्योरली इंडिपेंडेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। क्लियर? एंजाइम कितना भी हो, Km पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। The process of enzyme inhibition where the inhibitor binds at a site other than the active site, altering the enzyme's conformation is called। अब ये सवाल है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक इनहिबिटर एक्टिव साइट को छोड़कर किसी और जगह पर जाकर बाइंड करेगा, उसको क्या बोला जाएगा? कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, एलोस्टेरिक या फिर इरिवर्सिबल? सबसे पहले मैं आपको नॉन कॉम्पिटिटिव समझाती हूँ, देन इसके बाद हम लोग कॉम्पिटिटिव की तरफ भी चलेंगे क्योंकि वहां से भी सवाल आ सकते। इसका सही ऑप्शन नॉन कॉम्पिटिटिव है, ये वाला, ठीक है, तो इसको गलत कर दीजिए, ये वाला बिल्कुल सही होगा। अब देखो क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम की दो साइट्स होती हैं, पहली एक्टिव साइट, दूसरी एलोस्टेरिक साइट। ये मेरे पास एक्टिव साइट है, दिस इज एक्टिव साइट, ठीक है। ये पूरी एलोस्टेरिक साइट होती है, दूसरे कलर से मैं बना देती हूँ, ये है पूरी एलोस्टेरिक साइट। अब आपका जो रिवर्सिबल इनहिबिशन है उसके दो नहीं तीन तरीके के होता है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव आगे बताऊंगी, नॉन कॉम्पिटिटिव ध्यान से सुनिए क्योंकि इसका आंसर वही है। अब अगर कोई चीज यहां पर बाइंड करती है, वो नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक्टिव साइट को छोड़कर इस पूरी साइट पर अगर कोई चीज आकर बाइंड कर रही है जिसकी वजह से इसमें चेंज हो रहा है, इसको क्या बोला जाएगा? मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके का इनहिबिटर है और यहां पर कुछ इस तरीके का सबस्ट्रेट बैठा हुआ है। सबस्ट्रेट बिल्कुल सही था, अगर बिल्कुल एकदम एकदम आराम से फिट हो जाता, लेकिन इसको ये चीज पसंद नहीं आई। इसने क्या किया कि यहां गया, यहां जाकर बाइंड हो गया, ठीक है। अब ये अगर यहां पर जाकर बाइंड हो जाएगा तो इसकी वजह से यहां पर ये वाला जो आपका एक्टिव साइट है ये बदल जाएगा, कुछ मान लीजिए ऐसा हो गया। अब सबस्ट्रेट ये है, एक्टिव साइट ये है, तो क्या ये बाइंडिंग होगी? नहीं होगी। ये होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्लियर? इसी के साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जिसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए, ये तो नॉन कॉम्पिटिटिव ही है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। मैं कॉम्पिटिटिव वाला भी बनाकर ही दिखा देती हूँ कि क्या होता है। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक और एंजाइम है जिसकी एक्टिव साइट कुछ ऐसी है,
ठीक है। अब एक्टिव साइट की तरह ही हमारे पास सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट से मिलता जुलता यानी इसके शेप साइज इसके स्ट्रक्चर्स के सिमिलरली एक और चीज यहां पर बैठी हुई है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये इनहिबिटर है। समझ आया? अगर ये इनहिबिटर इस एक्टिव साइट पर जाकर बाइंड हो जाएगा तो सबस्ट्रेट को जगह नहीं मिलेगी, है ना, कंपटीशन हो रहा है ना, तो एक ही को ट्रॉफी मिल सकती है। ये जाएगा यहां जाकर बाइंड हो जाएगा, आपके पास स्ट्रक्चर तो बना, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए जिस चीज की हमें जरूरत थी वो नहीं बन पाया क्योंकि सबस्ट्रेट आया ही नहीं। ये आकर बाइंड हो जाता है कुछ इस तरीके से और आगे की प्रोसेस रुक जाती है। ये होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में शेप साइज सिमिलर होती है, लेकिन देखो नॉन कॉम्पिटिटिव में एकदम ऑपोजिट है। ये है आपका इनहिबिटर, ये है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जाकर यहां बाइंड करना था, इनहिबिटर यहां, तो दोनों का साइज शेप स्ट्रक्चर सब कुछ अलग होता है। क्लियर? समझ आया? चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कोएंजाइम्स विद द विटामिन्स फ्रॉम दे डिराइव्ड। देखिए ये दो चैप्टर्स के अंदर आती है चीज, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। सवाल ये है कि आपको कोएंजाइम्स को उनके डिराइव्ड विटामिन्स के साथ मैच करना है। थायमीन पायरोफॉस्फेट, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम ए पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। सबसे आसान चीज लगती है थायमीन पायरोफॉस्फेट, सुनाई दे रहा है थायमीन, तो इसको थायमीन के साथ मैच कर दो। कहां है थायमीन? ये रहा। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन की आवाज आ रही है, फ्लेविन के साथ मैच कर दो। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड नियासिन निकोटिनामाइड। कोएंजाइम है, ये अलग है, ये पैंटोथेनिक एसिड यानी कि विटामिन B5 का एक कोएंजाइम है, तो ये होता है ये। क्लियर? और बचा कुचा तो आपको यहीं पर आ जाएगा भैया, पायरिडॉक्सल पायरिडॉक्सिन। कर पा रहे हो? तो ए का होना चाहिए थर्ड। देख लो कहां पर है, एक ही ऑप्शन में गिवन था, इसको करने की जरूरत ही नहीं थी। एक ही ऑप्शन देखो, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए, तो ये मैं ऑलरेडी आपको दे भी चुकी हूं, आज भी देख लीजिए, आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी ये सारी चीजें। क्लियर? थायमीन, थायमीन पायरोफॉस्फेट बनता है, काम जरूरी से याद रख लीजिएगा। राइबोफ्लेविन से दो चीजें बनती है, FMN एंड FAD। ऐसे ही नियासिन से भी दो चीजें बनती है, NAD NADH। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका B6 है दैट इज पायरिडॉक्सिन, इससे बनता है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। एंड पेंटोथेनिक एसिड से क्या बनता है? आपका कोएंजाइम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मैच द फॉलोइंग एंजाइम्स विद देयर डिसीज डायग्नोसिस। अब आपको कुछ एंजाइम दिए गए हैं, उनकी डिसीज दी गई है, जैसे मतलब जिस चीज के लिए वो यूज किए जाते हैं, ठीक है, उनके साथ आपको मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमीनेज, एसिड फॉस्फेटेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, एल्डोलेज। देखिए इनमें से कुछ का काम तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, लेकिन बाकी का अभी कर लेंगे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हार्ट अटैक, लिवर डिसीजेस, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, लिवर डिसीजेस, कैंसर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। कुछ भी नहीं याद? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन अभी देखा था, अभी देखा था, क्या होता है देख लो भैया। चलिए, तो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? देखिए जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है ये क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज की वजह से होता है, तो वजह से नहीं मतलब इससे पता चलता है, तो डी का होना चाहिए थर्ड, डी का होना चाहिए थर्ड। एक ही ऑप्शन में गिवन है, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। मैच कर लीजिए। सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट काइनेज ट्रांसअमीनेज, ये होता है लिवर डिसीजेस के लिए। इसके बाद एसिड फॉस्फेटेज की अगर मैं बात करूं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के जो कैंसर होते हैं उनके लिए। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज होगा आपका हार्ट अटैक, लिवर डिसीजेस, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, एंड देन एल्डोलेज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए यूज होता है। ठीक है, सही है, सही ऑप्शन जाएगा आपका ए। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लॉग एंड की मॉडल हाइपोथेसिस। जो लॉग एंड की हाइपोथेसिस है जो कि आपके एमएल फिशर सर ने दी है, तो सवाल यह है कि इसके बारे में कौन सी एक स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही लिखी हुई है। स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म ओनली अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, नो। एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ नॉन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। एक्टिव साइट डज नॉट चेंज बिफोर, ड्यूरिंग और इवन आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है,
इट एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन। ये सही है। देखिए इस पर मैंने क्रॉस इसीलिए लगाया क्योंकि तीनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई है। ऑप्शन पढ़ो, सवाल पढ़ो, इनकरेक्ट चीज आपको बतानी है ना, तो ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सही ऑप्शन जाएगा आपका डी, इट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ये लोगैंड की हाइपोथेसिस ने हमें नहीं बताई थी। समझ आया? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है। समझे? चलो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होता है। लोगैंड की हाइपोथेसिस आपके घर में जो इस्तेमाल होने वाले ताला और चाबी है उन्हीं का बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है। मेरे पास एक ताला होता है, उसकी एक पर्टिकुलर चाबी है। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पास एक सबस्ट्रेट है या फिर मेरे पास एक एंजाइम है, उसका एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है। वो एंजाइम सिर्फ उस सबस्ट्रेट के लिए बना है और वो सबस्ट्रेट सिर्फ उस एंजाइम के लिए बना है। ठीक है, दोनों दोस्त हैं। अगर आप इनकी दोस्ती तोड़वाओगे तो ना वो काम करेगा ना वो काम करेगा। यही लोगैंड की हाइपोथेसिस का कहना था, है ना। चलिए मान लीजिए ये पूरा लोगैंड की मॉडल है हमारे पास। चलो ये आपके पास एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, अब एंजाइम और सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट देख पा रहे हो, एक्टिव साइट बिल्कुल इसी की शेप की है। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, आपस में मिले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके अंदर फिर से कन्फर्मेशनल चेंज होगा एंड देन अब यहां पर ये चीज आपके पास प्रोडक्ट आ जाती है, ये एंजाइम एज इट इज रह जाएगा। और क्योंकि प्रोडक्ट हमें मिल गया है तो प्रोडक्ट अलग एंजाइम अलग, यही तो आपको चाहिए था। ठीक है, समझ आया? दिस इज ऑल अबाउट लोगैंड की हाइपोथेसिस। इसी का एक और जुड़वा भाई है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। उनका क्या कहना था, ध्यान से सुनिए। इंड्यूस्ड फिट का ये कहना था कि मान लीजिए एंजाइम यही है और सबस्ट्रेट की शेप अलग है, तो सबस्ट्रेट की शेप को देखते हुए एंजाइम अपनी शेप बदल लेगा, है ना। मतलब उसको फिट करने के लिए एंजाइम खुद को बदल लेगा, ये कहना था इनका। क्लियर? तो ये है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस एंड दिस इज लोगैंड की हाइपोथेसिस। क्लियर? दोनों चीजें अलग हैं, याद रखिएगा। समझ आया? चलो नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल, मैच द फॉलोइंग एंजाइम विद देयर एप्लीकेशंस। चलिए थेरेपेटिक यूजेस हैं और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग एंजाइम विद देयर एप्लीकेशंस, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज। यहीं रुक जाओ, इधर ही रुक जाइए। सबको पता है कि इसका इस्तेमाल हम ब्लड क्लॉट रिमूव करने के लिए करते हैं, सब जानते हैं। तो ए का फिफ्थ, ए का फिफ्थ, ए का फिफ्थ मिल गया आंसर, यही होगा। मैच कर लो चाहे। ल्यूसीफरेज, ल्यूसीफरेज का इस्तेमाल बिल्कुल सही कैंसर थेरेपीज के अंदर किया जाता है। रेनिन जो है वो आपके बैक्टीरियल कंटामिनेशंस को चेक करने के लिए क्या, सॉरी, चीज प्रिपरेशन के लिए होता है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ये होता है बैक्टीरियल कंटामिनेशन के लिए। और जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है वो तो पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल होता है इन द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए, जब आप डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग करते हो, तोड़ते हो। क्लियर? मैं एक बार सारे थेरेपेटिक यूजेस आपको करवा देती हूँ, लिखवा देती हूँ, कहीं से भी सवाल आएगा तो आप झट से कर लोगे। चलिए बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है। तो क्लिनिकल यूज में स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो थ्रोम्बोसिस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यानी ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए। दूसरा स्पार्जिनेज, ये ट्यूमर में इस्तेमाल होता है। यूरोकाइनेज कार्डियक डिसीजेस के अंदर यूज होता है। पेप्सिन एक्लोरहाइड्रिया, इसको सही करने के लिए यूज होता है। लाइसोजाइम आई इंफेक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक एंजाइम है। गैलेक्टोसाइडेज जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है ना, जिसके अंदर मिल्क से बनी हुई कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं होती, एलर्जी वगैरह हो जाती है, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। और इसी के साथ आपके एंजाइम के भी बेस्ट 10 MCQs क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड आई होप कि आज की इस क्लास में भी आपको सारी चीजें क्लियरली समझ आई होंगी। तो इसी तरीके से और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको प्रोवाइड कराई गई है। थैंक यू एंड हैव अ सेफ डे। थैंक यू।